अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं उज़्मा खान रूमी और आप देख रहे हैं प्रोग्राम नया दौर। नाज़रीन, मरियम नवाज़ ने पंजाब की वज़ीर आला के तौर पर हल्फ उठा लिया और इस तरह वो पाकिस्तान की तारीख की पहली खातून वज़ीर आला बन गई हैं। इंतखाब के बाद मरियम नवाज़ ने अपना पहला खिताब किया और इस खिताब को हमारे पैनलिस्ट जो हैं वो किस तरह से देखते हैं, मैं चाहूँगी कि हम ज़रा पॉइंट वाइज जो है वो इस पर डिस्कशन करें। हमारे साथ मौजूद हैं ताहिर मलिक साहब और आज़म चौधरी साहब। आप दोनों को मैं खुशामदीद कहती हूँ। मलिक साहब, सबसे पहले तो ये कि मरियम नवाज़ चूँकि अपने एग्रेसिव स्टाइल की वजह से पहचानी जाती हैं और ये एक परसेप्शन भी मौजूद है कि उनकी जो सियासत का स्टाइल है वो एक इंतकाम की सियासत वाला स्टाइल है, लेकिन जिस तरह से आज आकर उन्होंने अपने पहले खिताब में कहा कि मेरे दिल में किसी के लिए कोई इंतकामी जज्बा नहीं है और ऑपोजिशन को यहाँ पर मौजूद होना चाहिए था। अगर ये होता कि ऑपोजिशन यहाँ पर मौजूद होती, चाहे शोर शराबा होता, तो ये जो जिस तरह से उन्होंने पहले खिताब में इसका तज़किरा किया, आपको क्या लगता है कि ये सियासत कंटिन्यू रहेगी या वो थोड़ी सी तब्दीली लाएंगी इसमें? देखिए, जो होगा वो तो वक्त बताएगा ना। जो अभी आज तो उनके दावे हैं, तो दावों के हवाले से मैं आपको पार्टी की खबर भी देने लगूँ। इनसाइड जो नून ने सोचा है, और डेफिनेटली इसमें नवाज शरीफ का सबसे बड़ी सोच है, वो सोच है कि मरीम का इमेज सियासी नहीं होना चाहिए, कन्फ्रंटेशन नहीं होना चाहिए, मुहाजराई नहीं होना चाहिए, मरीम की डिस्कशन पीटीआई के साथ नहीं होनी चाहिए, मरीम की डिस्कशन इमरान खान की इस तरफ नहीं होनी चाहिए। वो लेके आया एक नया शहबाज शरीफ का तस्वर। अगर आप उसकी आज की स्पीच सुने तो पाकिस्तान में मेरा नहीं ख्याल किसी सीएम ने इस तरह 5 साल का विजन दिया, बिल्कुल एक इची बिची जाके, मतलब फर्स्ट टाइम है तलीम है, सेहत है, IT है, वोमेन है, फिर एक सबसे बड़ी, मैं कुछ ज़्यादा बात नहीं करता, मतलब ये पाकिस्तान के कभी सीएम ने इस तरह नहीं कहा कि 48 इदारे जो हैं महकमे अपने आप को घरों में सहूलतें देंगे, और उसमें उनका एक मास्टर प्लान है कि पहले 10 महकमे जो है ना वो आप उनके पास ही जाएंगे, वो आपके घर आएंगे। बेसिकली शी इज़ ऑल्सो फॉलोइंग, जो मैंने पिछले भी प्रोग्राम में बताया था, वो दिल्ली मॉडल को भी कर रही हैं फॉलो। तो कंक्लूजन मेरा ये है कि मरीम अपना इमेज पॉलिटिकल कन्फ्रंटेशन, इंतकाम, लीडर, ताकतवर की बजाय वो एक डेवलपर, वो एक ऐसे ही पंजाब की लीडरशिप जो पंजाब को तरक्की की तरफ लेके जाएगा, वो ये बना के आ रही है। और ये मरीम का प्लान नहीं है, दिस इज़ नवाज शरीफ, दिस इज़ मुस्लिम लीग नून। ठीक है आज़म चौधरी साहब, सबसे पहले तो मैं चाहूँगी कि जो इंतकाम की सियासत को ख़त्म करने का जिस तरह से बात की है उस पर आप कमेंट करें। दूसरा ये कि जो पंजाब का जो सूबा है वो हमेशा ज़्यादा डेवलप्ड है, पंजाब का सूबा दूसरे सूबों के निस्बत, तो इसमें तो डेवलपमेंट का इशू बहुत ज़्यादा है और लोग इस वक्त एक्सपेक्ट भी यही कर रहे हैं कि डेवलपमेंट पे बात की जाए। तो इसको आप किस तरह देखते हैं कि मरीम नवाज़ के पहले खिताब को इस तरह? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, शुक्रिया। देखिए, मरीम की जो सियासी ज़िंदगी का आगाज़ है वो मुहाजराई से शुरू हुआ था। जब मियाँ नवाज शरीफ 99 के अंदर उनकी गवर्नमेंट ख़त्म हुई और वो एग्ज़ाइल में जाते हैं, मरीम ने सबसे पहले अपनी सियासी सरगर्मियों का आगाज़ वहाँ से किया था। उसके बाद आपने हालिया मरीम का सारा पूरा वो एक कैंपेन देखी, उन्होंने मियाँ नवाज शरीफ साहब के लिए जो एक राह हमवार की और मुस्लिम लीग नून के लिए एक सियासी फ़ज़ा, उसके अंदर भी एक भरपूर किस्म की मुहाजराई शामिल थी, जिसमें अदारों को भी उन्होंने टारगेट किया, जिसमें अदलिया को भी टारगेट किया। अब ये कहना कि मरीम नवाज साहबा जो है वो मुहाजराई की सियासत को पीछे छोड़ देंगी, मैं इस चीज़ को तस्लीम करने को तैयार नहीं हूँ। पहली बात तो यह है कि मरीम साहबा पहली वज़ीर आला है पंजाब की, ये जो ख़तून बनी है, ये एक बड़ी अच्छी बात है, अच्छी रवायत है। लेकिन क्या मरीम साहबा को वो ख़वातीन नज़र नहीं आई जो जेलों में बैठी थी? जिस तरह यास्मीन राशिद साहबा है, सनम जावेद है, आलिया हमजा हैं, वो भी ख़वातीन हैं। मरीम साहबा ने कहा कि हम सियासी कैदी नहीं रखेंगे। क्या वो गैर सियासी कैदी हैं? क्या उन्होंने कोई यहाँ पे कत्ल गारत कर दिया? वो भी सियासी कैदी थी। क्या अच्छा होता है कि मरीम साहबा अपने पहले खिताब में यह जिक्र करती हैं कि उन्होंने ये जो कह रही है कि हम सियासी कैदी नहीं रखने, तो मैं फौरी तौर पे ऑर्डर करती हूँ कि इन सियासी कैदियों को रहा किया जाए। 9 मई का भी तो ठीक है, उसमें देखिए सियासी कैदी तो नहीं हुए। मैं कर्ज करूँ, इनको 9 मई के पीछे छुपना नहीं चाहिए। अब ये 9 मई के पीछे छुप के अगर सियासत करनी है तो फिर वो अवामी सियासत नहीं होगी। आज के दिन तक इन्होंने पूरा इंतखाब लड़ा 9 मई की आड़ में, आज भी ये मुखालफिन को जो टारगेट कर रहे हैं 9 मई की आड़ में। देखिए 9 मई से बाहर निकले। अब आप मुंतखब वज़ीर आला है सूबे की, आपने सूबे को आगे चलाना है। पहले तो ये मुझे बताएं कि क्या आपको ये आप मुतमिन हैं अंदर से कि किस तरह का आपको मैंडेट मिला है? ये मैंडेट आप खुद लेके आए हैं या आप वोट लेके आए हैं? भाई आपको प्लेट में रख के दिया गया है, आपकी मकबूलियत नहीं थी, आप कबूलियत से इक़्तिदार में आ रहे हैं। आप समझते हो जिनको प्लेट में इस तरह इक़्तिदार मिला, जो आपका आर्गूमेंट है, तो उसके बाद वो 9 मई को भी खा जाए, वाह जी वाह।
नहीं यार, मैं कतन ये नहीं कह रहा, मासूम तो ना मैं कतन ये नहीं कह रहा, सच सच बता रहे हैं, मैं कतन ये नहीं कह रहा कि 9 मई को आप खा जाए, मैं ये कतन नहीं कह रहा। मैं सिर्फ ये कह रहा हूं कि जो लोग मुलव्वस हैं बराह रास्त, जिनके ऊपर सबूत हैं, शवाहिद हैं, आप कानून के मुताबिक ट्रीट करें। जिनके ऊपर साबित नहीं हो रहा, मैं अर्ज करता हूँ जेल कानून के मुताबिक क्या हो रहा है। सनम जावेद की कोई मेरा हाल 1500 जमानतें हो चुकी हैं, 1500 दफा फिर पकड़ लिया जाता है। ठीक है, ये कौन सा कानून है जो आपको ये कहता है कि एक बंदे की जमानत हो गई है, आप उसको बगैर किसी केस के पकड़ के किसी और केस में नामालूम में आप नामजद कर दें। चौधरी परवेज लाई को अदालत ने चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट कहते हैं कि इनको घर पहुंचा के आए और पुलिस उनको नहर के ऊपर से फिर गिरफ्तार कर ले। ये तो हमारा कानून है, हम अपनी मर्जी का कानून तब्दील कर रहे हैं। जनाब का कानून को छुपी नहीं, अंडर हैंड नहीं, वो सरेआम पंजाबी च ना सरेआम कह रहा है कि हमने 9 मई को माफ नहीं करना। जिस पे केस बन गया है उसकी खैर नहीं है, यहाँ से निकलेगा यहाँ से पकड़ लेंगे, वहां से निकलेगा वहां से पकड़ लेंगे। इसका मतलब है कि यहाँ पे एक कानून की हुक्मरानी नहीं है। मतलब एक बंदे को अदालत अगर किसी जगह से रिलीफ देती है, जमानत देती है, आपने तहैया कर लिया है कि हमने इस बंदे को नहीं छोड़ना, उसने वहां से नहीं पकड़ा तो किसी और मोटरसाइकिल चोरी में पकड़ लेंगे, भैंस चोरी में पकड़ लेंगे। ये तो कानून की हुक्मरानी ना हुई, ये तो ला कानूनियत हो गई ना। फिर ये तो भाई मेरे रियासत का पॉइंट ऑफ व्यू है, मैं किसी अगर आज एक हुकूमत आ गई है जो कि अपने आप को जमहूरी लोग कहते हैं, तो फिर मैं समझता हूं कि उन्हें आइन और कानून को भी मद्देनजर रखना पड़ेगा। और जो कवानीन किसी को जो राइट देते हैं, किसी मुल्ज़म को भी जो उसमें उसका हक मिलता है, वो उसको देना पड़ेगा। आप इतनी देर, आपने पिछले 2 साल से क्या किया है? 2 साल के अंदर पाकिस्तान में ला कानूनियत की इंतहा हुई है, तमाम बुनियादी हकूक सलब किए गए हैं, लोगों को बोलने का हक तक नहीं दिया गया। और अब जबकि एक मुंतखब हुकूमत आ चुकी है, तो उसकी तो जिम्मेदारी का तकाजा है जो जमहूरियत के दावेदार हैं कि जमहूरी रवैये अपनाएं और इन हुकूमतों को अगर आगे लेके चलना है तो आप जो दावे कर रहे हैं उसका अमलन भी सबूत दें। आप कह रहे हैं कि हमने सियासी कैदी नहीं रखने, तो जो सियासी तौर पे जिनको इस तरह बंद किया हुआ है उनको तो छोड़ें। जिनके ऊपर आप समझते हैं कि 9 मई के कवानीन का इतलाक हो रहा है और दुरुस्त हो रहा है, साबित हो रही हैं, शहादतें मौजूद हैं, आप उसको अदालतों के अंदर जो अदालतें उसका फैसला करें, उसके उनके हाल पे छोड़ें। लेकिन आप इस तरह खवातीन को ख्वार ना करें। अब सनम जावेद और ये आलिया हमजा की मिसालें आपके सामने हैं, यास्मीन राशिद की मिसालें आपके सामने हैं। सो मच सो मरियम साहबा के सामने जो वज़ारत आला के पहले उम्मीदवार थे मियां असलम इकबाल साहब, वो कह रहे हैं कि किसी जगह पे मुझे साबित कर दें, किसी तस्वीर में, किसी फुटेज में, किसी ऑडियो में, वीडियो में, तो मुझे आप उसमें जुम्मेदार करार दे दें। वो कहते हैं कि मैं कहने में क्या है, बात यह है कि अगर अदालतों ने या अगर रियासत ने आपको रखा है इस तरह से, जेलों में है आप, तो इसका मतलब किसी न किसी केस के सिलसिले में है ना। और 9 मई जब कैटेगोरिकली कह दिया है तो फिर 9 मई में वो कन्विक्टेड हैं तो उनको इस तरह से रखा है ना, इसके अलावा तो नहीं रखा जा सकता। मैं आपकी बात से इससे इत्तेफाक करता हूँ कि 9 मई में जो कन्विक्शन है, वो अभी कन्विक्शन जब होगी, अभी तो ट्रायल में है ना, लेकिन जब अदालतें जमानतें दे रही हैं, एक केस नहीं लातादाद केसेस में जमानतें दी हैं इन खवातीन को, उनको अच्छा आपका पॉइंट ये है कि अगर जमानत अदालत दे देती बिला है तो जवाज केसेस में दोबारा फंसा के फिर जेलों में बंद किया। अच्छा मेरा ख्याल है, मैं मरियम नवाज पे वापस आती हूँ। मलिक साहब, ये जो कहा जाता है कि मरियम नवाज की अपनी कोई जो है वो क्वालिफिकेशन नहीं है, सिर्फ वो नवाज शरीफ की बेटी होना उनकी अहलियत है, क्या ये कहना दुरुस्त होगा? नहीं, इस तरह नहीं होता। अगर देखें ना पाकिस्तान का पॉलिटिकल कल्चर, देखें ना पाकिस्तान का पॉलिटिकल कल्चर को आइडियल तो स्वीडन नॉर्वे तो है नहीं है कि आप पॉलिटिकल पार्टी बनाएं, उस पार्टी से फिर आप लीडरशिप पैदा करें। ये कहाँ से आया था नवाज शरीफ? नवाज शरीफ को जनरल ज़िया लाया था, किस लिए लाया था? पीपल्स पार्टी के लिए। और पीपल्स पार्टी, मेरी उम्र इससे ज़्यादा है, पीपल्स पार्टी पंजाब का दिल था। मतलब लाहौर में तो मेरा ख्याल पीपल्स पार्टी को सोचा ही नहीं था कभी, मेरे बचपन की बात है कि वो हरेगी। पढ़ा है ना नवाज शरीफ, किस तरह पड़ा है? वो रियासत को ने फैसला कर लिया तो नवाज शरीफ ने फ़ायदा उसका उठाया। अब वो सेम करने यही आया। वो असल में जो मैं पहले इतना ज़्यादा बोल नहीं रहा था, उन्होंने ये कहा है कि वो अंदर से पीटीए के लिए आई है। अंदर से जो इन्होंने पीपल्स पार्टी का हाल पंजाब में किया ना, वो एक बड़ी लंबी कहानी है कि किस तरह पुलिस आ गई, किस तरह केसेस बनते थे। अब जिस तरह ये सही कह रहा है, चौधरी गलत नहीं कह रहा, हर जो मुस्लिम लीग पीपल्स पार्टी का कारकुन था उन पर केसेस बनते थे। वो बेचारे पता नहीं नमाज पढ़ने भी जाए तो उन पर दहशतगर्दी का केस बन जाता था। इस तरह वाक़यात थे। पीपल्स पार्टी को बड़ा सिस्टमेटिकली नवाज शरीफ ने मारा है
और उसने रियासत के साथ मिल के मारा है। ये वो सोच नहीं कोई सकता था कि पंजाब में नून इस तरह आ जाएगी। अब इनको ये लगा घर में एक प्रेशर आ गया, ये पीटी कहाँ से आ गई, और इसीलिए मरीम का एक फेस बनाया गया है। मरीम का फेस बाहर से डेवलपमेंट का है, तरक्की का है। पंजाब पंजाब होगा, वोमेन होगी, मेरी बेटी होगी, मेरा भाई होगा, तरक्की होगा, स्कूल होगा। अब होगा कि नहीं होगा ये तो वक्त बताएगा, मगर एजेंडा यही है जो मैं बार बार कह रहा हूँ। नून का माइंड ये है कि फेस बनाओ डेवलपमेंट का, तरक्की का, दोस्ती का, खुशहाली का। और आज एक फिक्र आप सुने, वो बड़ा लिखा फिक्र है, बड़ा कीमती फिक्र है। मेरा दिल कह रहा है, अल्लाह कह रहा है कि अंदर से भी मतलब वैसे मुझे शक है। वो क्या था कि आज मैं सीएम पंजाब हूँ, आज मैं सीएम मुस्लिम लीग नून नहीं हूँ। आज अपोजिशन के लिए और मेरे अपने लोगों के लिए मेरा दफ्तर खुला है, आप सारे मेरे हैं। आप जरा गौर करें, डीप डाउन मेरी पॉइंट समझने की कोशिश करें। जो इमेज बनाया जा रहा है, और आज की दुनिया में सारी गेम इमेज की है, तो वो मुझे अगली भी खबर मैं आपको दे दूं। उन्होंने 15 दिन 1 महीने में इतनी खबरें देनी है डेवलपमेंट की। वो वहाँ पे फीता काट रही, वो उधर चली गई, ये कर गया, बिल्डिंग गिरा दी, पुलिस को पकड़ लिया। आती देखो ना हमारे सीएम किस तरह अपना इमेज बनाते हैं। और अल्लाह का शुक्र है हमारी पुलिस 5-6 रोज मार कुटाई करती है। फौरन एक्शन ले लो, बंदे को पकड़ लो। पुलिस ने ठीक करनी, एसएचओ को बदल दो, एएसआई को बदल दो। आज पहला काम उसने यही किया। दूसरा काम मरियम ने क्या किया, एक तो टेक्सला में जो एएसआई ने खातून को मारा, वो मेरी भी माँ है, मैं ये नहीं कह रहा कि मरियम ने गलत किया, मगर पीछे वही इमेज है। दूसरा वो जो इचरा में हमारी बेटी बड़ी अच्छी बोली है, अब वो उधर भी जाएगी। तो पॉइंट क्या है, पॉइंट बार बार मैं जो इम्फेसिस कर रहा हूँ, अंदर एजेंडा टिड्डों पीटीए का खात्मा, पीटीआई का खात्मा है। हाँ, अब ये देखें ना कि ये एक वो चीज़ है जो इनकी तमाम कारकर्दगी और तमाम जो आगे इनका प्लान है उसको मलियामेट कर देगी। जब आप थोड़ा सा भी इंतकाम को मद्देनजर रख के काम करेंगे, आपकी जो हर अच्छाई है वो बुराई में तब्दील होती चली जाएगी। अगर आप उनको एक सियासी मार्जिन दें, जो पीटीआई के लोग हैं या सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल के, जो उनका सियासी एक हक भी है, आईनी हक है, वो मार्जिन दें, आप अपनी डेवलपमेंट पे फोकस करें। नहीं, मुझे आप ये बताएं कि जो सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल और जो पीटीआई के अरकान थे, अब तो इलेक्ट होकर असेंबली में आए हैं, तो आप असेंबली से वॉकआउट क्यों कर रहे हैं? अच्छा, असेंबली से वॉकआउट, असेंबली में रह के जंग लड़े, वॉकआउट तो बाद की बात है। पहले आप जो उनके मुंतखब एक एमपी है जो वज़ारत आला के उम्मीदवार थे, आप उनको असेंबली तक पहुंचने तो दें। वो शावर हाई कोर्ट से प्रोटेक्टिव बेल लेके आए हैं। पंजाब पुलिस जो है वो उनके दर पे है कि पंजाब पुलिस को कोई गर्ज नहीं है किसी अदालत ने किसी को बेल दी हो। 9 मई का इल्जाम है। वो तो कहते हैं कि मेरे ऊपर एक चीज भी साबित करें तो मैं पेश होने को तैयार हूँ। अब पंजाब पुलिस जो है वो अदालतों का एहतराम ही नहीं है उसमें। वो तो आप पंजाब पुलिस का ये हाल है कि एक अदालत बेल देती है, वो फिर गिरफ्तार कर लेते हैं, फिर किसी न किसी नॉमिनेट कर देते हैं। लेकिन आप देखें ना कि एक तरफ वो उनके मुर्तखब एमपीए को नहीं आने दे रहे, दूसरी तरफ जो उनकी मखसूस सीटें हैं जो उनका हक बनता है, वो इलेक्शन कमीशन ने अपने रूल्स की नज़र उसको कर दिया है। वो दरखास्तें दे के बैठे हैं कि हमारी जो मखसूस सीटें हैं ख़वातीन की और अकलीती, हमें वो सीटें रिट्रीव की जाए, हमारी वो नहीं मिल रही। तो लिहाजा वो एहतजाज ही करेंगे। और अपोजिशन का काम है एहतजाज करना, अपोजिशन का काम है तनकीद करना, हुकूमत का काम है उन लोगों का ग्रीवियंस दूर करना। अब इन लोगों ने एक कमेटी बनाई उनके साथ गुफ्तगू करने के लिए, वो कमेटी गई, उन कमेटी ने उनसे मुज़ाकरात किए, वो असम्बली के अंदर आ गए। जब फ्लोर पे आए हैं और राना आफ्ताब जो उनके नॉमिनेटेड एक उम्मीदवार थे वज़ारत आला के लिए, उन्होंने बात करने की कोशिश की तो स्पीकर ने उनको मौका ही नहीं दिया, वो फिर वॉकआउट कर गए। जब आपने उनको बोलने में नहीं देना, उनको इनका आईनी हक नहीं देना, तो वो असम्बली में क्यों बैठेंगे? वो फिर बाहर बैठ के एहतजाज करेंगे। अभी तो आपका आगाज हो रहा है आपकी असम्बली का, आप पहले दिन तो ही। आपको नहीं लगता कि ये बहुत छोटी छोटी सी बातों पे इशू बनाना है? ये मैं समझता हूं, आप तहम्मुल के साथ थोड़ा सा वेट करें और उसके बाद जो है वो मैं समझता हूं कि कार्रवाई का आगाज होने दें और उसके बाद अपना कोई पॉइंट लेकर आए। मरियम साहिबा आज 220 वोट लेकर कामयाब हुई हैं। स्पीकर को 224 वोट मिले थे, इसका मतलब 224 वोट उनके पास है। लेकिन इनके लिए जितना बड़ा इनके पास ये एक कबूलियत का मैंडेट है, उतना ही बड़ा इनके आगे चैलेंज है। इस वक्त असम्बली के अंदर अपोजिशन है, असम्बली के बाहर अवाम की तवक्कुआत है जो कि बहुत हाई है, क्योंकि मसाइल बहुत बड़े बड़े हैं। अब मरियम साहबा ने जिन प्रोजेक्ट्स का जिक्र किया है, मसलन एयर एम्बुलेंस, ये कोई ऐसी अनोखी बात नहीं है, ये तो अब्दुल सत्तार ईदी साहब दे गए थे पाकिस्तान में एयर एम्बुलेंस। स्टेट के लिए ये कोई इतना बड़ा इशू नहीं है। अगर आपके पास इतने हेलीकॉप्टर यहाँ पे मौजूद हैं, एक हेलीकॉप्टर को अगर इंसानी जान बचाने के लिए लगाएंगे, ये तो बड़े साल पहले शहबाज शरीफ साहब को कर देना चाहिए था। उसके बाद एजुकेशन और हेल्थ पे आ जाएं। चलिए, अगर कर देती हैं तो उनका क्रेडिट 40 साल से इस मुल्क में बरसरे इक़्तिदार है ये मुस्लिम लीग नून, तो खुसूसन पंजाब के अंदर आपने हेल्थ और एजुकेशन का आज तक क्यों नहीं किया? आज आप जो कर रही हैं, इसका मतलब कि आपके वालिद साहब और आपके चचा जान
जो काम नहीं कर सके थे आप वो काम करने जा रही हैं, अच्छी बात है, करेंगी, उसका क्रेडिट मिलेगा। अभी एजुकेशन की भी बात की है, हेल्थ की भी बात की है, बिजनेस की भी बात की है। लेकिन आपके सामने उतरे बड़े चैलेंजेस हैं, जितना बड़ा आप मैंडेट इस वक्त लेकर असेंबली के अंदर बैठी हैं, लेकिन सबसे पहले आपको अपना रवैया तब्दील करना होगा। आपको जमहूरी रवैये के साथ इस हाउस को चलाना पड़ेगा। उन लोगों को उनका जो आईनी हकूक है उससे आप नहीं रोक सकती। बोलने का हक जब तक नहीं देंगी तब तक आपका हाउस नहीं चलेगा। ठीक है, आजम चौधरी साहब, मलिक साहब हमें इस वक्त ज्वाइन किया है सरबराह सुन्नी इत्तेहादल साहिबजादा हामिद रजा साहब ने। हामिद रजा साहब, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। हामिद रजा साहब, सबसे पहले तो आज जो असेंबली में जो कुछ हुआ इसके बारे में मैं चाहूंगी कि आप ज़रा खुलकर हमें बताएं कि वहाँ पर क्या हुआ और आपका मौक़िफ़ क्या था, और जो काउंटर जो एक मौक़िफ़ था वो क्या था जिस पर आपको एतराज़ था। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए, सबसे पहले आज जो पंजाब के अंदर हुआ वो ये था कि हमारे अरकान में चूंकि हमारे मैंडेट को चोरी किया गया था और हमारी मखसूस नशिस्तें हमें अलॉट नहीं की गई थी, तो ये इजलास खिलाफ कानून था। उसके ऊपर हमारे मेंबरान ने एहतजाजी तौर के ऊपर एक टोकन धरना जिसे आप कहते हैं, और कि वो पंजाब असेंबली से बाहर गए, और उसके बाद जब उन्होंने वापस आने के लिए आमादगी का इजहार किया और वो वापस आना चाह रहे थे तो उस वक्त असेंबली के गेट बंद कर दिए गए, और असेंबली के गेट बंद करने के बाद फिर किसी को अंदर दाखिल नहीं होने दिया गया। तो बेसिकली हम तो डे फर्स्ट से क्लियर हैं कि मोहतरमा मरियम नवाज साहबा को जितवाने के लिए चोरी शुदा मैंडेट दिलवा के जो इसका कुर्सी के ऊपर। अच्छा हामिद रजा साहब, ये जब कमेटी आपके साथ निगोशिएट करने गई है उसके बाद आप वापस असेंबली हॉल में आए हैं, उसके बाद क्या मामला हुआ? उसके बाद कोई मामला नहीं। जो मामला उसके बाद क्या हुआ था, हमारे इलाके में कोई बात था, कोई अंदर था, किसी गैलरी में बंद कर दिया गया, और ये सारे मामला हुए। और मुस्लिम लीग नून का रवैया तो ऐसे है जैसे अपोजिशन का रवैया होता है। वो रिकंसिलिएशन के ऊपर बिलीव नहीं कर रहे, वो बात सुनने के लिए तैयार नहीं है, और वो ऐसे एक्ट कर रहे हैं एग्रेसिवली जैसे वो हमें कुचलने के लिए आए हैं। और ये कोई सियासी लड़ाई नहीं है, ये मैदान जंग है। बेसिकली दैट्स व्हाट दे आर डूइंग और दिस इज द वे दे आर बिहेविंग। तो इसी वजह से मैं तो आज से 3 रोज पहले कह चुका था कि ये रवैया अगर जारी रहेगा तो ये पंजाब असेंबली नहीं चलेगी। अच्छा रजा भाई, और रजा भाई अगर आपकी बात मान ली जाए कि धांधली हुई है और मरियम धांधली की बुनियाद पे जीती हैं, तो ये धांधली का इल्जाम बनता है इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान और निगरान हुकूमत पे। तो इसकी लड़ाई आपको तो इलेक्शन कमीशन आज धरना देना चाहिए था, या आप निगरान हुकूमत के पास जाए। तो लड़ाई ईस्ट में है तो आप लड़ वेस्ट में रहे हैं। सर मैं आपको अर्ज करता हूं कि इलेक्शन कमीशन का रवैया ये है कि हमारे पास जो 60 हलकों के फॉर्म 45 मौजूद हैं, उसके ऊपर हमारी जितनी भी खासे थी उनको ट्रिब्यूनल के सुपुर्द कर दिया गया ताकि फैसले 3-3, 4-4 साल लटके रहें। और आज अब से थोड़ी देर पहले हमारे लोधरा के जो एमएनए थे जिनका कार्ड अलॉट हो चुका, नोटिफिकेशन हो चुका, वो इस्लामाबाद पहुंच चुके, वो तमाम लीगल रिक्वायरमेंट फुलफिल कर चुके, उनको उन पीछे रिकाउंटिंग करके 1200 वोट से हराकर तो अब्दुल रहमान कांजू साहब को जितवा दिया गया। आप देखिए ना, इलेक्शन कमीशन का रवैया तो ये है कि हमारी रिकाउंटिंग की दरखास्त को या हमारे पोस्टल बैलेट को रजा भाई यही मेरा सवाल है ना आपसे, लेने के लिए तैयार नहीं। रजा भाई एग्जैक्टली यही मेरा आपसे सवाल है। तो ये यहाँ तो आप कहेंगे इलेक्शन कमीशन को मरियम ये कह के करवा रही है सारा कुछ, फिर मुझे आपकी बात समझ आ जाए, जिम्मेदारी तो फिर इलेक्शन कमीशन पे आयद होती है। सर हमें तो इस बात के ऊपर ना कुछ दो राय है, इसी वजह से हमने चीफ इलेक्शन कमिश्नर साहब के इस्तीफे का मुतालबा भी किया था, और वो तो बेसिकली मुस्लिम लीग नून के फ्रंट मैर के तौर के ऊपर किरदार अदा करें। ये कोई ब्लैक एंड व्हाइट चीज नहीं है, ये अजर निरक्षण चीज है, और हम बरमला इसका इजहार कर रहे हैं। सर आजम चौधरी साहब, अच्छा जी, आगे आपका क्या लाहा अमल है? क्योंकि ये अगर जिस तरह आप कह रहे हैं कि मुस्लिम लीग नून तो अपोजिशन की तरह आपके साथ बिहेव कर रही है, अगर इसी तरह होता है और आपकी सीटें रिट्रीव नहीं होती, आपको मखसूस सीटें नहीं मिलती, तो क्या आप असम्बली में बैठेंगे या इसी तरह एहतजाज में रहेंगे? देखें, इसके अंदर एक जो इसका इफेक्ट आ रहा है वो ये है कि कल सुबह चूंकि इलेक्शन कमीशन में हियरिंग भी फिक्स हो चुकी है और मुझे पर्सनल नोटिस किया गया मखसूस नशिस्तों के हवाला से, अगर हमें हमारी नशिस्तें नहीं मिलती तो आप एक चीज को मद्देनजर रखें कि हम सेनेट के अंदर अक्सरियती पार्टी से वो स्टेटस हमसे छीन जाएगा, हम 7 सेनेट की सीटें लूज करेंगे। अगर आप इस नहज पर जाना चाह रहे हैं
और आप हमें मखसूस नशीस्तें हमें पंजाब में नहीं दे रहे, हमें केपी में नहीं दे रहे, आप हम नेशनल के अंदर नहीं दे रहे, आप हमें सिंध के अंदर नहीं दे रहे, और आप हमारा मैंडेट जो है वो तकसीम कर रहे हैं पीपल्स पार्टी के ऊपर और मुस्लिम लीग नून के ऊपर, तो फिर सर ये हमारे लिए तो एक्सेप्टेबल नहीं होगा। और मेरा ख्याल है कि आज से 2 घंटे पहले इलेक्शन कमीशन के सुबह के नोटिस के बाद जो सिचुएशन डेवलप हुई है, अगर हमारी सीटें इसी तरीके से कम की जाती रही और हमें मखसूस सीटें ना दी गई तो फिर फैसला मेरा ख्याल है इमरान खान साहब का ही होगा कि हम असेंबली में बैठेंगे या नहीं बैठेंगे। तो हामिद रजा साहब, अभी आपने कहा कि एक्सेप्टेबल नहीं होगा अगर हमारी जो सीट्स हैं हमें नहीं मिलती, तो आपका इससे अगला लाहे अमल क्या होगा, क्या स्ट्रेटेजी होगी इसके बाद अगर आपको वो सीट्स नहीं मिलती जो आप डिमांड कर रहे हैं? अच्छा देखिए, अगर हमें सीट्स नहीं मिलती और इमरान खान साहब फैसला करते हैं कि हम इस पार्लियामेंट में बैठेंगे, तो फिर मैं आपको ये बात बता दूं, ये ऐवान हम नहीं चलने देंगे। ये बात बिल्कुल ब्लैक एंड व्हाइट है, हम इस ऐवान को नहीं चलने देंगे, वो सूबे का हो या वो मरकज का हो। फिर जो मुस्लिम लीग नून चाहती है वो उसी के मुताबिक होगा। हम कोई 10-10 माह 2-2 साल की सोबतें बर्दाश्त करके इस जगह पर पहुंचे, इसलिए नहीं कि हम आगे दोबारा विक्टिमाइज हो और हमारा मैंडेट चोरी हो। अगर तो हमारे बाइज़त तरीके से हमारा मैंडेट वापस मिलता है तो वेल एंड गुड, अगर नहीं मिलता तो मार्क माय वर्ड्स, और मैं मुकम्मल यकीन के साथ आपको बता रहा हूं, ना सूबा चलेगा ना मरकज चलेगा, हम ये ऐवान नहीं चलने देंगे। हमारे को 10-15 एमपीज या एमएनएज नहीं है। तो हामिद रजा साहब, आपको अवाम ने मैंडेट दिया है, बिलाशुबा दिया है, लेकिन अगर आप इस तरह कह रहे हैं कि ऐवान को नहीं चलने देंगे तो फिर असल में तो आप अवाम का बुरा करेंगे ना, क्योंकि जब ऐवान नहीं चलेगा तो अवाम जो है वो पिसेंगे, ऑब्वियसली दोबारा री इलेक्शन जो है वो पॉसिबल नहीं है अभी। अच्छा, हम अवाम का बुरा चाहेंगे जो भी चीज हमने की नहीं है उसके हवाला से, और जो अवाम का मैंडेट चोरी करके आके बैठ के रातों रात वज़ारत आला के हलफ उठा के अपनी इंतकामी सियासत की इब्तिदा कर चुके हैं कि हमारे जो पहले कैंडिडेट थे मियां असलम इकबाल साहब, उनको उन्होंने अपील तक नहीं होने दिया, वो जो ये सब कर रहे हैं वो जस्टिफाइड है। हमने अभी जो मुस्तकबिल में जाके करना है उसके ऊपर क्रिटिसिज्म पहले शुरू हो गया। मैं ये समझता हूँ हमें हमारा हक दें, फॉर्म 45 के मुताबिक तमाम चीजें करें, हमारी मखसूस नशिस्तें दें, नई गवर्नमेंट बनती तो हम एक पॉजिटिव अपोजिशन का रोल प्ले करेंगे। लेकिन ये दोंचदादली और ये मरियम साहबा का इंतकामी रवैया नहीं चलेगा, हम सरेंडर नहीं करेंगे, ये बात बिल्कुल क्लियर है। ठीक हो गया, बहुत शुक्रिया। हामिद रजा साहब हमारे साथ मौजूद थे। मलिक साहब, ये क्या मुझे ज़रा समझा दें कि कहा जा रहा है कि हम अपोजिशन में बैठने के लिए तैयार हैं, ऑब्वियसली कि हमें जब गवर्नमेंट हम नहीं बना सकते, हमारे पास इतनी सीट्स ही नहीं है, हमें सीट्स नहीं दी जाती तो हम गवर्नमेंट नहीं बना सकते, तो हम अपोजिशन में बैठने के लिए तैयार हैं। लेकिन दूसरी तरफ ये कहा जा रहा है कि अगर हमें सीट्स नहीं मिलती तो हम ऐवान को नहीं चलने देंगे, चाहे वो सूबे का हो चाहे वो मरकज़ का हो। देखिए, मैं आपको बड़ी इंटरेस्टिंग खबर देता हूँ जो उसमें बड़ी एक लिहाज से मायूसी भी है। इस मुल्क की इस्टेब्लिशमेंट ने या ताकतवरों ने फैसला किया है ज़ीरो लचक फॉर इमरान खान। ये मैं आपको खबर दे रहा हूँ, कॉन्फिडेंस के दे रहा हूँ। आज राना नहीं बैठा, एग्जैक्टली मैंने इस तरह कहा था कि यहाँ सीएम आएगी, बेटी आएगी, नून आएगी, 108 इनकी सीटें बनी है, मैंने 100 से 115 की थी। ये मैं खबर नहीं दी, खबर हम नहीं बनाते, हमें भी जो इन्फॉर्मेशन देते हैं एग्जैक्टली इसको भी पता है, पूरे पाकिस्तान को पता था इस तरह इलेक्शन होगा। अब मैं आज आपको लेटेस्ट आज अभी तक की खबर देने लगूँ। इस मुल्क के ताकतवर जो रियासत है उसने फैसला किया ज़ीरो लचक फॉर इमरान खान, और उनके ज़हन में एक ही आइडिया, जितना आने वाला जो टाइम है 1-2 साल का, हाँ सब जेल में ही होंगे, ये भी फैसला है। अच्छा, अब दूसरी तरफ चलते हैं, हाँ की तरफ से भी मैं आपको बड़ी अंदर की खबरें दूं। हाँ भी सोने पे सुहागा है, उसकी तरफ से भी ज़ीरो लचक है। तो ए बांदर तमाशा चलते रहना है। अब हाँ की सुन लो, आज मरवत को मैं कोट करूंगा, उनका जो अपने वकील साहब हैं, ये फैक्ट है कि ज़रदारी वांटेड टू मीट इमरान, ये खबर सही दुरुस्त है, मगर इमरान ने रिफ्यूज़ किया। फॉर विच पर्पस? हुकूमत में देखिए, आपकी कोई भी हुकूमत बनेगी या एक दो पार्टी को इकट्ठा होना पड़ेगा। तो जरदारी चाह रहा था निगोशिएट करे, मैं ये खबर नहीं दे रहा, जरदारी चाह रहा था वो तो बात मिलना चाह रहा था नवाज इमरान ने। तो आपको याद है बड़ी अच्छी बात की, खुल के कह दिया दूसरे को ये नहीं हो सकता। तो मैं कहना ये चाह रहा हूँ कि वो बाबा, पंजाबी कहते हैं बाबा भी गर्म तो गोलियां भी गर्म, गोलियां भी गर्म है और बाबा भी गर्म है। स्टैब्लिशमेंट की भी मैंने आपको खबर दे दी है, खां की भी खबर दे दी, और आपको रजा से बिल्कुल वो स्मेल आ रही है जो एक फिक्रा क्या, मुझे ये लगता है अल्टीमेटली ये बाइकआउट करेंगे, क्योंकि इनके पास स्पेस कोई नहीं है, स्पेस किसी ने नहीं देनी, स्पेस नहीं मिलनी अगर आप जिस तरह चाह रहे हैं। मेरा पॉइंट वही है कि तो अगर बाइकआउट की ऑप्शन की तरफ जाते हैं आज़म साहब, तो क्या वो पीपल्स पार्टी का जो 85 में जिस तरह से हुआ था कि एक खात्मा हो गया था, तो जिस तरफ मलिक साहब ने इंडिकेट किया कि पीटीआई के खात्मे की तरफ जा रहे हैं, तो क्या ये उस तरफ को लीड करेगा अगर ये बाइकआउट करते हैं? तो
और क्या ये सियासी गलती होगी? देखें, सबसे पहले तो जो सियासी पार्टियों या सियासी हकीकतों को वो ख़त्म करने की बात करते हैं, आज तक कोई ख़त्म नहीं कर पाया। आप जुल्फ़िकार अली भुट्टो की उसकी पार्टी पीपल्स पार्टी को आज तक ख़त्म नहीं कर पाए। खत्म नहीं हुई, लेकिन आप देखें पंजाब में उनकी क्या पोजीशन है। मेरी अर्ज सुने ना, आप MQM को अभी तक ख़त्म नहीं कर पाए। आप मुस्लिम लीग नून को 18 में कहा जा रहा ख़त्म नहीं कर पाए। आप PTI को ख़त्म करने चले थे। ये इलेक्शन से चंद हफ्ते पहले आसिफ अली जरदारी साहब ने एक इंटरव्यू में कहा कि PTI और इमरान खान की कोई हकीकत नहीं है। आज PTI सबसे बड़ी हकीकत बन के आपके सामने फिर खड़ी हो गई है। आज वो हुकूमत बनाने के लिए तैयार थे सबसे ज़्यादा सीटें लेके, लेकिन क्योंकि हुकूमत साजी के अंदर जो इस वक्त सूरत हाल थी, उनकी मखसूस नशिस्तें उनको नहीं दी जा रही और दो पार्टियों के बगैर हुकूमत बन नहीं सकती थी। या PTI और पीपल्स पार्टी मिलते, या PTI और नून लीग मिलते, या इनमें से एक पार्टी इधर मिलती, फिर हुकूमत बनती थी। इसका मतलब है कि जो हकीकत उनकी है वो उस हकीकत को उन्होंने साबित कर दिया है। अच्छा, ये था अवामी फैसला। अगर ताकतवर हलकों ने कुछ और फैसला किया था, ये अवामी फैसला था, इससे फ़र्क नहीं पड़ता। अब आ जाते हैं ईवान की कार्रवाई की तरफ। आजम साहब, मुझे ज़रा ये समझाएं ना, जब आप 100 सीटें लेने के बावजूद भी आप गवर्नमेंट नहीं बना सकते, तो फिर वो उस मैंडेट का होने का क्या फ़ायदा? अगर हुकूमत बनाना मकसद होता, लचक दिखाना, तो ये जो मलक साहब ने अभी जो थोड़ा सा बात बताई है ना, इलेक्शन क्यों लड़ते हैं जी, जो में आने के लिए? मैं अर्ज करता हूँ, मलक साहब ने अभी जो बात बताई है ना, ये 100% दुरुस्त है। पीपल्स पार्टी हर मुमकिन कोशिश कर रही थी और उनकी तरजीह ये थी कि हम हुकूमत साजी में PTI के साथ, वो तो बहुत पहले से जरदारी साहब ने इंडिकेट भी कर दिया था कि हम PTI के साथ इत्तेहाद कर सकते हैं। मैं थोड़ी सी गुस्ताखी करूंगा जरा प्रोग्राम गर्म करने के लिए। ये जो हमारा छोटा, ये भी राना 2 बन गया कि जी वो लोगों की जमहूरियत थी, पता नहीं ये पाकिस्तान में रहते हैं या स्विट्जरलैंड में रहते हैं। मलिक साहब 17 सीटें आज भी दी हैं आपने, दी है ना उसको। उसके कैंडिडेट खड़े हुए हैं जनाब, फॉर योर काइंड इन्फॉर्मेशन। नहीं, लेकिन मक्खी नहीं मरी, लेकिन है तो MQM के नाम से ना। MQM जो थी वो अल्ताफ हुसैन थी, वो तो लंदन में बैठ के एक दफा, यार मेरी तरह तुम भी साफी हो, कौन सा दिन है जब उसने कहा जी कल कराची बंद है तो अल्लाह माफी दे, ऊपर आसमान पे अल्लाह, मियां जमीन पे अल्ताफ हुसैन। मैं बताने लगा हूँ ताकत वर्सेस अवाम। आगे चलते हैं जुल्फ़िकार अली भुट्टो की जो मैंने बात की, बड़ा कहते जी जिंदा है, वो जिंदा है। 2 बेटे, दोनों अननेचुरल दुनिया से गए। बेटी आखिर के बेटी वज़ीर आज़म जो आपके जो हाल हुआ पिंडी में, आपको सबको पता है, आप हम सब रोए उसकी बहुत पे। आगे चलते हैं, बीवी दिमागी तौर पे अल्लाह ताला माफ़ी दे, वो दिमागी तौर पे बैलेंस उनका ख़राब हो गया। एक बेटी है वो सिर्फ इस शर्त पे बची है कि वो कभी सियासत में नजर नहीं है, वो अपने भतीजे बाजियों को सिर्फ मिलती है। तो क्या यार, क्या आवाम की पॉलिटिक्स ले फिरते हो, वो अच्छी बातें करते हो। अच्छा, रियलिटी मुझे बताओ। ताकत जीती है। मुझे ब्रेक का कहा जा रहा है, ब्रेक से वापस आते हैं और यहीं से गुफ्तगू के सिलसिले को आगे बढ़ाते हैं। स्टेट ब्रेक के बाद खुश आमदीद। मैं चाहूंगी कि जो ब्रेक से पहले हमारी डिस्कशन हो रही थी, आजम चौधरी साहब आप कुछ कमेंट करना चाह रहे थे जब मलिक साहब ने कहा कि ताकत वर्सेस अवाम है। एक्चुअली असल में ना मलिक साहब ने जो बात की थी ना, वो इसार राणा साहब के उन्होंने मद्देनजर रख के की थी। अब राणा साहब क्योंकि आज हमारे साथ नहीं है, तो कल वो आ जाएंगे प्रोग्राम में, तो मैं उनकी जगह ये पूरा करने की कोशिश कर रहा हूँ। बस उनकी कुछ जाती मसरूफियात लेकिन मैं समझता हूँ मलिक साहब वो जो कह रहे हैं, जो इस वक्त दुनियावी हकायक है उसके मुताबिक बात दुरुस्त कर रहे हैं, लेकिन असल ताकत अवाम है और अवाम ने इंतखाबात में साबित भी किया है। आपको क्या करना पड़ा है, तमाम ताकतवरों को, तमाम पॉलिटिकल स्टेक होल्डर्स को रिजल्ट चेंज करने पड़े। आपको फॉर्म 45, फॉर्म 47, इस कंट्रोवर्सी में आपको पूरे इंतखाबात को मुतनाज़ करना पड़ा है। पूरे पाकिस्तान के हर हल्के के अंदर इस वक्त शोर उठा हुआ है कि ये इंतखाबात जो है ना वो जाली मैंडेट दिया जा रहा है। वह क्या इलेक्शन कमीशन को अगर हम देखें तो इस वक्त एक नफरत की अलामत बन के वो सामने आ रहा है कि इलेक्शन कमीशन ने जिस किस्म का इंतखाब करवाया। देखिए क्या फ़ायदा हुआ कि अगर ताकत के साथ आपने सारी चीज़ों करना था तो फिर पाकिस्तान में इलेक्शन कराने का असल मकसद क्या था? क्या यहाँ पे इंतशार बढ़ाना मकसद था? और आज फिर ये जो हामिद रज़ा साहब बात कर रहे थे, उनकी बात को अगर हम देखें तो अगर उनको मखसूस नशिस्तें जो उनका हक बनता है वो नहीं दी जाएंगी, और जिस तरह के वो असम्बली के फ्लोर के ऊपर जो वो बात करना चाहते हैं नहीं करने दी जाएगी, उससे क्या कोई निज़ाम आगे चलेगा? अच्छा, उससे इंतशार बढ़ेगा। सॉरी फॉर इंटरप्टिंग, हमें इस वक्त ज्वाइन किया है राना आफ्ताब अहमद खान साहब ने। बहुत शुक्रिया राना आफ्ताब साहब आपका। आप चूंकि PTI की तरफ से वजारत आला के उम्मीदवार थे, तो राना आफ्ताब साहब आज जो पंजाब असम्बली में हुआ, क्या आप समझते हैं कि आपके साथ ज्यादती हुई?
ज्यादा छोटा लफ्ज है। आप देखें कि हम जब हाउस में गए हैं तो हम पूरी तैयारी से गए थे, और हमारा जो कोड ऑफ कंडक्ट आप देख लें जो था, वो हमारा जो रवैया था हाउस में पिछले 3 दिन में आपके सामने था। हमने जाके कहा था कि देखिए हमारे जैसे असलम इकबाल साहब हमारे मोहतरम जो सीनियर पार्लियामेंटेरियन हैं, इस तरह अहमद रशीद साहब हैं, इस तरह हमारे हाफिज साहब हैं, बड़े हमारे मोहतबर MP हैं, उनको ये असेंबली के अंदर दाखिल नहीं होने दे रहे थे हाफिज साहब को। बाकी जो 2 हमारे हैं उनको हमने कहा था, हमने पॉइंट ऑफ ऑर्डर करना, बैठते स्पीकर साहब ने एक फौरन एकदम एक फरमाना शुरू कर दिया, आर्टिकल सो एंड सो आप इसके अलावा कोई बात नहीं कर सकते हैं। मैंने सिर्फ मेरे एक कोलीग ने कहा कि हम पॉइंट ऑफ ऑर्डर एक चीज पे करना चाहते हैं कि जो ये हो रहा है, तो और कोई नहीं था। 2 दिन पहले भी हमने किया था। अपना इतनी देर में मैंने उसके खड़ा कहा कि हम कैंडिडेट, आप मेरी बात सुन लें, हम ये अगर ये चीज वो गलत होगी, रूल्स के खिलाफ होगी, तो उसमें हम भी एम्बेरस फील करेंगे और उसको आप आउट ऑफ ऑर्डर। उन्होंने कहा नहीं, इनका माइक नहीं खुलेगा। उसके बाद हमने कहा ये तो बिल्कुल बरदोज करना, ही इज ट्राइंग टू बी मोर लॉयल देन दैट, ये खुश करना चाहते हैं स्पीकर का कंडक्ट। उससे पहले उन्होंने कहा कि जी मैं इम्पार्शल होऊंगा, कस्टोडियन होऊंगा, मगर उनके एटीट्यूड से ऐसे लगता था जैसे वो किसी मखसूस शख्सियत को खुश करने की कोशिश कर रहे हैं। उस पर हमने टोकन वॉकआउट किया। टोकन वॉकआउट करने के बाद जाकर हमने कहा कि फिर इनकी 2-3 लोग आए, उन्होंने कहा कि जी आप ऐसे करें, आप आ जाएं। मैंने कहा जी हम आ जाते हैं, सारी पार्लिमानी कमेटी की है जहां हमारी पार्टी में जमहूरियत है, हमें कोई ये नहीं है कि ऊपर से कह दिया तो ये वो हमारे। उन्होंने कहा जी हम जाने को बिल्कुल तैयार हैं, वी वांट टू बी पार्ट ऑफ इट, मगर इतना जरूर मेहरबानी करें, हमारी बात सुन लें 1 मिनट की, अगर नहीं हो। उन्होंने कहा जी बात नहीं सुननी, आपने जो भी बात करनी है इलेक्शन के बाद करेंगे। मैंने कहा दिस इज वेरी बिग एरोगेंस है आपकी। इतने में हमने देखा, फिर वैसे जी आप जाएं 10 मिनट, हम 5 मिनट बाद, इतने में उन्होंने बेल खत्म करके लॉक कर दी जो गैलरी थी। फिर नॉक भी किया, उन्होंने कहा जी बस हम तो फारिग हो। फिर हम वी वर हॉस्टाइल फॉर अबाउट 2 आवर्स। उसके बाद खुले तो देन वी हैड नो ऑप्शन तो जाके एहतजाज करें। एहतजाज हमारा क्या कहता है, यही है कि हमारी रिजर्व फीस दे दी जाए, हमारे बेगुनाह लोगों को जेलों में डाला है उनको छोड़ दिया जाए। हम ये कहते हैं जो हमारे मुफ्त पर हमारे MPs हैं उनको हरास ना किया जाए। हरासमेंट की तो ये हालत थी, मैं कैंडिडेट था, मैं खुद मेरी तलाशी के बाद उस पुलिस वाले मेरे से ऐसे बिहेव कर रहे थे जैसे मैं कोई गैर मुल्की इनके पास आ गया हूँ, तशद्दुद पसंद सा आदमी। उधर गए हैं, मगर ये उनके रवैये और उनकी तकरीर ये बड़ी दोहरे मेयार की चीज है। अच्छा राणा साहब, अपना क्या ही अच्छा होता है कि आज ये कहते हैं कि हमने जितने ये सियासी कहते हैं तो हम छोड़ रहे हैं। राणा साहब, ताहिर बच्चे हुए हैं सब, जैसे मेरे बेटे पे भी है, मेरे कजन पे भी है, सारी फैमिली पे भी है। चादर और चारदीवारी का तकद्दस पर मार किया गया है। मुझे बताएं ये कॉन्टिन्यूटी ऑफ द प्रीवियस केयरटेकर गवर्नमेंट है। राणा साहब मैं आपसे एक सवाल करना चाह रहा हूँ। राणा साहब, ये इनको सारा राणा साहब को आवाज नहीं आ रही? ये कोई जमहूरियत की खूबसूरती के लिए नहीं कर रहे हैं, ये जमहूरियत को अंधेरी गली में धकेल रहे हैं। ये आज मुझे ऐसे महसूस हो रहा था ये कुर्सी पे बैठने से पहले ये लटखड़ा गई है। तो अल्लाह करे कि ये कोई ऐसी चीज हमें बताते तो हम उसको तारीफ करते। इस वक्त तो के नारे हैं कि जाके थाने में जाके जी मैंने विजिट कर लिया है, ये कर लिया। ये काम जो है विजिट से नहीं होते, थाने बड़े हैं। राणा साहब आप मुझे सुन सकते हैं? राणा साहब जी आ रही है। माइंड जो है माइंड सेट भी चेंज किया है, कोई नहीं किया। ये सिविल ब्यूरोक्रेसी है। राणा साहब आपको आवाज आ रही है? ये इनको आपने कोई तरीका समझाया कि हम भी सिटीजन हैं? क्या इन्होंने अस्पतालों में किसी को दवाई मिलने का मौका मिल रहा है? अच्छा राणा साहब, मेरी आवाज आ रही है आपको? का बच्चा को पढ़ सकता है। तो ये सिर्फ इन्होंने ना शो बिजनेस की तरह जैसे होती है फिल्मों में होता है ना कि बैकग्राउंड पे कोई गाना गा रहा होता, स्टेज पे कोई गा रहा होता, पीछे से इनको डायरेक्शन दे दी थी, ये कह रहे थे अल्लाह खैर। ठीक, राणा साहब मेरी आवाज आ रही है आपको? जी आ रही है जी मलिक साहब। हाँ राणा साहब, ताहिर मलिक बड़ी मुबारक हो राणा साहब, ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ बड़ी देर हो गई मुलाकात होए। ताहिर मलिक बोल रहे नहीं असी जनाब के पुराने मुतासरीन ही शामिल है। अच्छा राणा साहब ये बताएं मुझे, आपने किया बाइकाट, तो मेरा ख्याल है कि ये तो उनके हक में नहीं जाएगा जो आपका एटीट्यूड है। अगर वो तो आपको मामूली, जिस तरह आपने स्पीकर पे भी कहा कि वो जानबदार हैं और वो पावर में भी हैं, उनके पास 200 से ज़्यादा MPA भी हैं, उनको कोई प्रॉब्लम भी नहीं है। तो अगर वो आपको इस तरह छेड़ते रहेंगे और अगर आप इस तरह एहतजाज और बाइकाट करेंगे तो इसका तो फ़ायदा आप इतने बड़े MPs रख के आप असेंबली वन साइडेड कर रहे हैं। तो फ्यूचर क्या प्लान है, आप किस तरह चलेंगे इस असेंबली में?
भरपूर अंदाज से अपोजिशन का किरदार अदा करेंगे। जितनी देर दूसरा हमारा ये प्लान है कि जो हमारी रिजर्व सीट्स हमें दी जाएं, जो फॉर्म 45 के मुताबिक हमारी सीटें बनती हैं, उसका इलेक्शन कमीशन को फैसला करना चाहिए। कोई इंडिपेंडेंट ऐसा कमीशन हो जो बैठ के कर दे, ताकि जो हाउस मुकम्मल हो जाए। और मैं आपको मलिक साहब ऑनेस्ट टू गॉड बताता हूँ, एक मैं नाम लेना मुनासिब नहीं चाहता, एक एमपी उधर से आया, मैंने उसको कहा तुम दिल पे हाथ रख के बता दो कि तुम जीते हो, तो शर्मा के आगे चला गया था। आपने आज भी इन्होंने कहा है कि अगर इससे करे, मेरे तो खुद 16,000 वोट रिजेक्ट हुए हैं। आप देखिए जिस तरीके से हमने अपने रिजल्ट दिए हैं वो अल्लाह जानता है। आप लाहौर में बैठे थे, आप जानकारी से बता दें कितने जीते हैं। ये ना खुदारा इस मुल्क का भी सोचें, ये पाकिस्तान कलमे के नाम पे बना था। कोई हमें अपने मुल्क की लाज रखनी चाहिए, हमारी पहचान पाकिस्तान है। अच्छा राणा साहब, मैं आजम बोल रहा हूँ, अगर ये इसी तरह रहता है, आपको मखसूस सीटें भी नहीं मिलती और असम्बली के अंदर भी यही माहौल रहता है, तो आप क्या समझते हैं कि इससे कोई निज़ाम आगे चल सकेगा? जो हमारे इस वक्त बहुत कोर इश्यूज हैं उनको कैसे हल करेंगे? देखिए जी, निज़ाम चलते रहते हैं। निज़ाम जो है अगर SHO मर जाए थाना चलता रहता है। ये नहीं होंगे तो कोई भी नहीं होगा, ये निज़ाम चलता रहेगा। जो मजदूर है उसने मजदूरी करनी है। हम इसलिए आए हैं कि पाकिस्तान जो है अपनी नस्ल, आने वाली नस्ल को हम ऐसा देना चाहते हैं, वो महसूस करें कि हमें ये एक फलता फूलता पाकिस्तान दे गए हैं। अब मैंने आपको कहा ना कि हम असेंबली के अंदर भरपूर अंदाज में जो पॉजिटिव नेगेटिव चीज उसको मुखातबत करेंगे। जो कोई अच्छी चीज आएगी तो उसको अप्रिशिएट भी करेंगे सूबे की अगर होगी। अगर वो हमारी सीटों के लिए नहीं करेंगे तो क्या उसमें हम एहतजाज भी छोड़ दें? क्या हमारा अपना हक मांगना कोई गुनाह तो नहीं है? तो हम बिल्कुल एज ए ट्रू पाकिस्तानी, लॉयल टू दी पाकिस्तान, एज ए नेशनलिस्ट, हम पाकिस्तान की खातिर हर कुर्बानी देने को तैयार हैं और अपने अवाम के हकूक के लड़ने के लिए भी तैयार हैं। मुझे उम्मीद है कि इंशाल्लाह बेटर सेंस विल प्रिवेल और ये हमारा जो वहाँ पे प्रेजेंस है उसको एक्सेप्ट करेंगे। और स्पीकर साहब मोहतरम जो हैं अहमद खान साहब, वो इस हाउस को एज ए कस्टोडियन इम्पार्शियल होकर चलेंगे। ठीक हो गया, बहुत शुक्रिया राना आफ्ताब अहमद खान साहब हमारे साथ मौजूद थे। आजम चौधरी साहब, सियासतदानों की तरफ से अगर ये ज़ीरो टॉलरेंस का रवैया रहेगा तो क्या ये मुल्क के मफाद में तो ऑब्वियसली नहीं हो सकता, लेकिन क्या उनकी अपनी सियासी मफाद के लिए भी होगा? अच्छा, हम ये अपोजिशन के हवाले से हम बात कर रहे हैं ये टॉलरेंस बेसिकली जब हुकूमत बनती है, जो पार्टी हुकूमत में होती है उसकी ज़िम्मेदारियाँ बहुत बढ़ जाती हैं। वो शीशे के एक घर में बैठी होती है। उस पार्टी की ज़िम्मेदारी ये होती है कि उसने हाउस को चलाना है, उसने अपोजिशन को भी साथ लेकर चलना है, उसने अवाम के भी मसाइल को मद्देनज़र रखना है, उसने स्टेट की चीज़ें भी मद्देनज़र रखनी है। लेकिन यहाँ पे जो रवैये नज़र आ रहे हैं, इनके अंदर माजरत के साथ कोई जमहूरियत नज़र नहीं आ रही। हम कौन सी जमहूरियत की बात कर रहे हैं? ये जो हम पिछले 1.5-2 साल से देख रहे हैं, दूसरी तरफ से भी तो इंटॉलरेंस का मुजाहिरा किया जा रहा है ना। अगर आपसे कहा जा रहा है कि आप इलेक्शन के बाद ये बात कर लें, तो इलेक्शन के बाद भी एक बात हो सकती है। ये पार्टियां, ये थोड़ा सा तहम्मुल का मुजाहिरा, मैं ये कह रही हूँ कि दोनों साइड, ये टू साइडेड होना चाहिए। मैं अर्ज करता हूँ, अभी तो स्टार्ट है, आगाज है। आगाज के अंदर ही एक पार्टी जो इक्तदार में आई है उसके तेवर नजर आने शुरू हो गए हैं। आपको तो आगाज भी समझ आ रही है ना कि उसके क्या तेवर है। आप माजी के अंदर यही मुस्लिम लीग नून ये अपोजिशन में कई दफ़ा रह चुकी है। उस वक़्त इनके रवैये कुछ और थे, आज इनके रवैये बिल्कुल मुख्तलिफ हैं। देखिए, मैं यही अर्ज़ कर रहा हूँ कि हम कौन सी जमहूरियत की बात कर रहे हैं कि पाकिस्तान में एक ऐसी जमहूरियत है कि एक ख़ास लेवल पे आके उसके सम्राट ही ख़त्म हो जाते हैं, वो सिर्फ अशराफिया तक महदूद रहती है। और मलिक साहब, आप जैसे बड़े जो इनकलाबी लोग हैं वो बड़ी ज़मीर की बातें किया करते थे। आज कहाँ है वो ज़मीर? ज़मीर मर गए? या वो कहते थे ना कि ज़मीर जो है ना बंदे को अंदर से जगाता है, को मुर्दा ज़मीरी हो जाती है। ये आज तो समझ नहीं आ रही कि क्या ज़मीर हैं या मुर्दा हो गए हैं सबके, जिसको ना ये समझ आ रही है कि मुझे कैसे क्या अनायत हुई है और वो मैं उसको भी अपना हक समझ रहा हूँ। ये जो ज़मीर वाली आप बात कर रहे हो, देखो इंसान जो है ना वो रिवॉर्ड और पनिशमेंट का शिकार है। हमारे अंदर कुछ आप जैसे बड़े लोग हैं जो मुस्तकिल मिजाज होते हैं, जो आम लोग होते हैं पूरी दुनिया में, वो स्ट्रगल करते हैं, एक दफ़ा करते हैं, 2 दफ़ा करते हैं, जब आपको रिजल्ट नहीं मिलता तो फिर आप उसके हिस्सेदार बन जाते हैं। मैं बड़ा सीरियसली आपको कहने लगा हूँ, जो मुझे सबसे बड़ा जो डिप्रेशन मुझे लग रहा है ना, मुझे पाकिस्तानी नौजवान लग रहा है जो 60-60% सच है झूठ है, उसका एक ख्वाब था। हालांकि मेरा 1% बिलीव नहीं है कि इमरान खान कैन डिलीवर। PTI मतलब उनको तो आज तक पता नहीं अपना सदर को उन्होंने बनाना है, मगर उनका एक ड्रीम चला गया। मेरा पॉइंट समझो, ये सारे रिट्रीट कर जाएंगे, ये मायूसी में बदल जाएंगे। पाकिस्तान की ट्रेजेडी यही है।
मेरी जो जनरेशन थी, यहाँ भुट्टो की मोहब्बत में गिरफ्तार हुई, मैं टीनेजर था, हम भी इसी गलतफहमी थे कि रोटी कपड़ा मकान बनेगा, एक नया पाकिस्तान बनेगा, बिल्कुल यही फिक्रे भी यही होते हैं। इस तरह जब ताजरों को बताया गया नवाज शरीफ के पास, भाजी तजारत होगी, पैसा आएगा, बारिशें डिगेंगी, हर तरफ आ गया, लो जी वो आपके सामने मुशर्रफ साहब आए, उन्होंने कहा जी खुशहाली होगी, एक लिबरल पाकिस्तान होगा, आप जेबों में कुत्ते होंगे और आप तुर्की खेलेंगे, पासर बड़ा ठीक हो जाएगा। हमने कहा भी तुम ठीक कर दो। ज़ियाउल हक ने कहा नहीं ये सारे गलत है, मैं निज़ाम मुस्तफ़ा लाऊंगा, पाकिस्तान के लोगों के भाई तू लिया दे निज़ाम मुस्तफ़ा। तो ये नहीं होता। ये जो ज़मीर वाली आप बात कर रहे हैं ना, ये कुछ लोग होते हैं ज़िंदगी में जो बड़े कंसिस्टेंट होते हैं। मेजॉरिटी मेरे जैसी होती है, जब पावर पड़ती है, पावर से जूते पड़ते हैं, तो फिर वो उनका ईमान भी डावाडोल हो जाता है। चलिए एक और ज़मीर भी जागा है, जो सदर साहब हैं, उन्होंने जाते जाते जो है वो कौमी असम्बली की का जो इजलास बुलाने की समरी थी उसको रिजेक्ट कर दिया। ब्रेक पे जाएंगे, ब्रेक से वापस आएंगे और मैं चाहूंगी कि इस पे बात करें। स्टे ट्यून्ड। ब्रेक के बाद एक मरतबा फिर से खुशामदीद नाज़रीन। डॉक्टर आरिफ अलवी जो कि सदर ममलकत हैं, उन्होंने कौमी असम्बली इजलास बुलाने की समरी मुस्तरद करते हुए वापस भेज दी, जिसके बाद स्पीकर कौमी असम्बली ने इजलास 29 फरवरी को तलब करने का फैसला कर लिया है। आज़म चौधरी साहब, सबसे पहले तो ये कि क्या ऑप्शन थी, क्योंकि 29 फरवरी को तो लाजमी पार्लियामेंट का इजलास बुलाया जाना था, तो इस वक्त ऐसे वक्त में क्यों रिजेक्ट की गई सदर की तरफ से? देखिए, सदर की तरफ से बड़ा क्लियर से उनका मौक़िफ़ है कि जो पीटीआई या सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल की जो मखसूस नशिस्तें बनती हैं वो नशिस्तें उनको दी जाए आइन के मुताबिक। दूसरा, जो जिन नशिस्तों के ऊपर वो कह रहे हैं कि हमारे साथ धांधली हुई है, उन नशिस्तों के ऊपर फॉर्म 45 के मुताबिक उनके इलेक्शन के रिज़ल्ट दिए जाए। देखिए, आज सदर ने जब उस पर साइन नहीं किया तो 21 दिन बाद वो स्पीकर कौमी असम्बली ने ऑटोमेटिकली वो इजलास बुला लेना है। और स्पीकर क्योंकि PDM पार्टी का अपना है, जो साबका असम्बली का राजा परवेज़ अशरफ साहब, लिहाजा उन्होंने 21 दिन बाद ख़त्म हो रहे हैं 29 को, उन्होंने 29 को इजलास बुला लिया। लेकिन यहाँ पे एक बड़ी चीज़ बड़ी इंपॉर्टेंट है। आज सदर ने जब असम्बली को रिजेक्ट किया है तो बड़ा आइनी बातें शुरू हो गई थी। आइन का तकाजा है, आइन की वायलेशन। भाई उस दिन सारे लोग कहाँ थे जिस दिन पंजाब और KP में इलेक्शन करवाने थे और आइन को रौंदा जा रहा था और गैर आइनी तरीके से टेन्योर बढ़ाए गए? उस दिन ये सारे लोग कहाँ थे जो आइन का आज बातें कर रहे हैं? जब कौमी असम्बली के इंतखाबात अपने वक्त पर होने थे और वो नहीं करवाए और 1 साल आगे लेके गए, उस वक्त तो ये आइन नज़र नहीं आया। मुझे तो वो वकील देखने हैं, मुझे उनसे मिलना है जो आइन के ऐसे तकाजे आइन के पैदा करते हैं जिसमें सिर्फ मुफादात के तकाजे होते हैं, जिसमें कौम और मुल्क को वो जो आइन जो फ़ायदा पहुंचाता है उसको पाँव तले रोन दिया जाता है। लेकिन जो मौजूदा हुकूमतें हैं या शख्सियात हैं उनको जिसमें फ़ायदा हो वहाँ पे आइनी तकाजे सामने आ जाते हैं। ये कैसे आइन है और कैसे आइनी तकाजे हैं? लेकिन आज सबसे बड़ा जो मसला है वो देखें, हामिद रज़ा साहब ने अपनी गुफ्तगू में एक पॉइंट रेज़ किया था, क्योंकि सदर का इंतखाब भी आने वाला है, क्योंकि सदर का टेन्योर असल जो इंतखाब है वो सेनेट का है। एक तो कौमी असम्बली के अंदर इनको मखसूस नशिस्तें ना दे के वहाँ पे अक्सरियत साबित करना है PDM के लोगों की। दूसरा, जो सेनेट के अंदर है उसके अंदर PTI की जो अक्सरियती नशिस्तें हैं उनको कम करना है। 7 नशिस्तें वो बता रहे हैं कि हमें वो नहीं अगर मिलेंगी, हमारी रिट्रीव नहीं होंगी मखसूस नशिस्तें, 7 नशिस्तें उनकी सेनेट में कम हो जाएंगी। लिहाजा सेनेट के अंदर ये अपनी मर्जी के रिजल्ट चाहते हैं जिसकी वजह से उनको मखसूस नशिस्तें नहीं दी जा रही। और यही चीज़ सदर को भी पता है कि ये किस मकसद के तहत रोकी जा रही है, इसीलिए उन्होंने समरी साइन करने से। मलिक साहब, आपको भी ये लगता है कि यही रीजंस हैं और ये वैलिड रीजंस हैं? देखिए, मैं तो मेरे लिए आपको जो खबर दे गई हूँ वो मेरी हर खबर है हर डिस्कशन में साबित हो रही है। मैंने कहा कि बाबा भी गर्म तो गोलियां भी गर्म। इस्टेब्लिशमेंट ने भी फैसला किया। अब देखें, रज़ा साहब से बात की, उन्होंने क्या हम एहतजाज करेंगे, हम जीरो टॉलरेंस। राणे ने क्या बात की आफ्ताब ने, जीरो टॉलरेंस। अब ये सदर इज आल्सो पार्ट ऑफ PTI। मैं कोई नेगेटिव पॉजिटिव ही आप फैसला करेंगे। मैंने आपको खबर दी है कि खान ने सबको कह के सख्त पोजीशन, जीरो लचक, फाइट, वो जो फास्ट बॉलर का माइंड होता है वो विकटें कराओ, तो ही इज टेकिंग दिस पोजीशन। अब अगली खबर ये है कि सुनने में आ रहा है कि ये भी एक कोई या तो प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे या ये किसी एकदम कोई इंटरव्यू हो जाएगा किसी यूट्यूबर के साथ। आजकल उनके मोहित पीरजादा से भी बड़ी सलाम सदर का, हाँ सदर, कि वो उसमें एक हाइपोथेसिस क्रिएट करेंगे कि जब किसी जो मर्जी कह लें ही इज हेड ऑफ स्टेट, वो कह चुके हैं ही इज ऑन रिकॉर्ड के इलेक्शन में धांधली हुई है।
तो वो मेरा ख्याल है कि सुनने में आ रहा है कि कोई ऐसी प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे या वो किसी को बहुत बड़ा कोई इंटरव्यू दे देंगे, दैट कुड बी ए वीलॉगर टू, जो आज की दुनिया में चल रहा है। तो वो कोशिश करेंगे कि जो पीटीआई का नैरेटिव है, जो मैं बार बार आपको कह रहा हूँ कि हम किसी जिसका ये ख्याल है कि हम इस्तेकाम की तरह पीटीआई तो उनसे नाराज थी, पीटीआई तो उनसे नाराज थी। लेकिन यहाँ पे मलिक साहब सदर साहब अपनी पोजीशन बहाल करने की कोशिश सदर साहब का भी किरदार हम देखें ना पिछले चंद माह का, सदर साहब ना उधर के रहे ना इधर के रहे। हाँ, तो क्या वो अब अगर वो प्रो पीटीआई एक स्टैंड लेने की कोशिश कर रहे हैं तो पीटीआई में अपनी हैसियत बहाल करने की शायद वो अपनी पार्टी के अंदर अहमियत बढ़ा दूं और गलत करूं तो करेक्ट कर देना, तो बंदा आप बड़ा सियाना है। पीटीआई की सियासत है सेमेस्टर सिस्टम। एक सेमेस्टर होता है कि ये बंदा पीटीआई से मुखलस है, ये इमरान खान से मुखलस है, ये हमारा साथ है। एक सेमेस्टर होता है वो नहीं है तो एस्टैब्लिशमेंट का निकला है, फिर सारे उसके खिलाफ हो जाते हैं। मसलन गोहर एकदम एक नई चीज़ आ गई, गोहर हाँ वो जी सदर बन गया, एकदम रोला पे आ गया। वो मरवत भी एस्टैब्लिशमेंट का, वो भी उनका एस्टैब्लिशमेंट। फिर एकदम पता लगा नहीं वो एक हमारे जो ब्रिस्टर हैं जफर अली वो होंगे सदर। 3 दिन में पता लगा वो भी सदर नहीं होंगे। तो इनके फैसलों में आपको कंसिस्टेंसी नजर नहीं आएगी। अब अलवी साहब की गूगल रिटायरमेंट है, ही इज़ लिविंग, तो वो एक हैप्पी एंडिंग अपने लिए करना चाह रहे हैं पीटीआई के लिए कि भाई मैं अपनी पार्टी से वफादार हूँ, अपने इमरान से वफादार हूँ। मगर जो मेरा हाइपोथेसिस हमेशा होता है कि ये सिस्टम बड़ा खूबसूरत है। ये सिस्टम कहता है अच्छा तुम्हें अब असूल की बातें शुरू कर दी है तो हम भी कुछ तुम्हें असूल की बातें बताते हैं। मसलन एक असूल ने किसी ने बताया कि इनके अपने असासे 18 करोड़ रुपए के बढ़ गए हैं। जब आप असूल की बातें करेंगे फिर असूल ही खेलने हैं। फिर किसी ने ये भी बताया कि आपके 2 बेटे हैं, वो तो बड़े इंटरनेशनल बिजनेस करते हैं, एफबीआर के पास उनकी आमदनी का रिकॉर्ड नहीं है। तो मैं अभी आपको छोटी छोटी चीज़ें छेड़ रहा हूँ, इधर भी एक फाइल बन रही है सही। तो और साथ हाँ ये मुईद पीरज़ादा ने अमेरिका से ये खबर दी है कि सदर साहब को कहीं से खुराक आई है कि भाई तुम्हें जो बताया गया था, जो तुमने हमने एग्रीमेंट्स किए थे, तुम उस लाइन पे बात करो तो तुम किधर चले गए हो। तो ये हमारी पीटीआई की खूबसूरती है। ये एक सेमेस्टर होता है इनकलाब, तरीके इंसाफ, इमरान खान, लचक के बयानी, फिर इल्ज़ामात शुरू हो जाते हैं। अच्छा मुझे अगर मौका दें, ये मलिक साहब ने जो सेमेस्टर वाली बात की है ना, देखें सेमेस्टर क्या है, जब हम बैठ के यहाँ पे हंस रहे हैं आज, जब किसी का घर तोड़ा जाए, घर के अंदर पुलिस धावा बोले, जब उसको तशद्दुद का निशाना बनाए, उसके घर के अंदर उसकी खवातीन की बेहुरमती करे, उसके बच्चों की कनपटी पे बंदूकें रख दे, तो बंदा क्या करेगा? वो बंदा तो मजबूर होकर वही करेगा जिसके लिए उसको मजबूर किया जा रहा है। जो जबर का माहौल हमने ये 2 साल में देख लिया पाकिस्तान के अंदर, अल्लाह ना करे कि पाकिस्तानियों को ये दोबारा देखना पड़े। इतने मुश्किल हालात में अगर पीटीआई के लोग आज भी इतनी सीटें ले गए और सर्वाइव कर गए हैं, मैं समझता हूं कि इससे ज्यादा जबर का माहौल पाकिस्तान में पहले नहीं कभी रहा और अल्लाह ना करे कि आइंदा कभी आए। राना साहब अगर ये उसूल की बात है तो 2018 में भी तो यही हुआ था ना। 2018 में लेवल पे नहीं, 2018 में किसी के घर के अंदर पुलिस ने दाखिल होकर खवातीन की बेहुरमती नहीं की, किसी से प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं करवाई गई, किसी के नहीं। मेरे 2018 में जो किया गया, जब आप एक प्रोजेक्ट का हिस्सा थे और आज आप उस प्रोजेक्ट का हिस्सा नहीं है, तो जो सियासतदान है उनको ये सीख लेना चाहिए। एक प्रोजेक्ट का हिस्सा ये था कि उस वक्त सियासी धांधली की गई एक पार्टी को जिताने के लिए, पीटीआई को जिताने के लिए, लेकिन जबर नहीं किया गया था, जेलों में डाले गए बाद में। जब जो आम पब्लिक के साथ जो आज किया गया, वो चंद सियासतदान थे जिनको उस वक्त पकड़ा गया या जिनको, लेकिन आम आदमी ने जो कुछ भुगता है इस दौर में। खूबसूरती नून की है, उन्होंने रेजिस्टेंस नहीं की थी। अगर वो कर देते उन्होंने भी अन्नी जुतियां पहनी सन, ये क्लियर हो जाए इस पे। पीटीआई ने रेजिस्टेंस किया, नून वाले समझदार हैं, उनको पता था यार मैं अब तुम्हें नवाज की बात बता दूं तो लंदन की मैं सोर्स नहीं बताता, तो उसने कहा ऐसे तुम्हारा जैसा कोई दानिशर अपना जाने जिगर था, तो कहता मियाँ साहब बड़े छतरोल हो गया, तुसी भी गए, बेटी भी गई, फलां भी गया, छोटा भरा भी गया, सब के केस बन गए। तो उन्होंने बिल्कुल मुस्कुराहट से बात, उसने कहा यार पाकिस्तान में 1-2 ओहदे होते हैं, जब वो चले जाएंगे तो सब ठीक हो जाएगा। वो समझदार लोग हैं तुम्हारी तरह बेवकूफ। तो मलिक साहब मुझे ये बताएं ना कि ये जो सियासतदान है, सियासतदानों का सीखना जरूरी है ना, तो आप क्या नजर आ रहा है? हमें ये नजर आ रहा है कि नवाज शरीफ भी कुछ सीख रहे थे, तो यही बात है। तो खान की तर्ज सियासत जो है वो कहाँ पर खड़ी है? खान का जो खान का मकबूलियत पे तो कोई बहस नहीं है। अब ये अपनी अपनी चॉइस है, मतलब मैंने आपको खबर दी और साबित हो रहा है, मैंने आपको साबित किया कि सदर पाकिस्तान ने भी वही पोजीशन ली है, खान ने भी यही पोजीशन ली, और शुक्र है ये मैंने आपको शुरू में खबर दे दी थी, और आपने रजा साहब को भी सुन लिया, आपने राना साहब को भी सुन लिया, और सारी चीज़ें देख लें। अब मैं अब अजीब सी बात अब करने लगा क्योंकि थोड़ा बहुत मेरा कॉमर्स का है। इस पाकिस्तान को अगर IMF ने बेलोड दे दिया, अगर $8 से $6 बिलियन मिल गया,
तो भाजी साढ़े जे वारे ने आ रहे खान साहब फिरेंगे जेल में और वहाँ पे वो अल्लाह करेंगे। अगर तो IMF ने पैसे रोक लिए तो फिर हमारे टॉक शो में कोई नए मौजू आ सकते हैं, बाकी गल समझा करो। आपको क्या लगता है कि खान साहब पे हाथ अभी हौला किया जाएगा या नहीं? मुझे नहीं लगता कि खान साहब पे हाथ हौला करें, लेकिन एक चीज़ तयशुदा है, जितनी सख्तियाँ बढ़ाएंगे इनके लिए मुश्किलात बढ़ती चली जाएंगी। ये पीपल्स पार्टी और मुस्लिम लीग नून मैं समझता हूँ आखिरी इनिंग खेलेंगी अगर सख्तियाँ बढ़ाएंगे, क्योंकि इस साल 2024 में 2-2.5 करोड़ नया वोटर इंडक्ट हुआ था और उसके रिजल्ट आपने देख लिए हैं। आगे 5 साल बाद आप देखिएगा कितना यंगस्टर है जिसने मजीद इस सिस्टम के अंदर आना है। तो अगर इनका यही रवैया रहा, लोगों के ऊपर इसी तरह जबर का माहौल रहा, इनके खिलाफ नफरत बढ़ेगी और इनकी ये आखिरी इनिंग साबित होगी। अगर इन्होंने होश के नाखून लिए और थोड़ी रवादारी की सियासत की, फिर इनके लिए बड़ा बेहतर मौके पैदा हो सकते हैं। फिर PTI के लिए, सबके लिए, फिर इनके लिए भी और PTI के लिए फिर सियासत एक बराबरी का खेल होगा। लेकिन अगर ये इसी तरह जबर चलाएंगे तो इनका खात्मा हो जाएगा और उसको फ़ायदा पहुंचेगा। ठीक हो गया। बहुत शुक्रिया आपका नज़ीन। मेरे ख्याल जो PTI है उसको अपनी जो तर्ज सियासत है उसको थोड़ा सा रिविजिट कर लेना चाहिए, कहीं ना कहीं थोड़ा सा तहम्मुल, टॉलरेंस और सियासत सीख लेनी चाहिए और इसी सियासत में इसी फ्लोर पर रहकर असेंबली के फ्लोर्स पर अपना एहतजाज भी रिकॉर्ड कराएं और बेहतरीन अपोजिशन भी करें, जो उनका जो प्लस पॉइंट रहा है। आज के लिए इतना ही, मुझे दीजिए इजाज़त। पाकिस्तान की हमेशा पाइंदगी की दुआ के साथ, अल्लाह हाफ़िज़ नासिर।